एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको मेरे चैनल के फैक्ट्स और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह जो लोग वापस आए हैं, वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक, एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको आइडिया होगा कि मैं एक वर्किंग क्लास हूँ, यानी मैं सुबह से 9 to 5 वाली जॉब वाली कैटेगरी में हूँ। उसके बावजूद जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। कई बार मेरी आवाज़ में भी आपको टाइटनेस महसूस होती होगी, पर उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन आपके साथ कनेक्ट करूं। लेकिन अगर आप लोग मुझे अपनी वो एक्साइटमेंट, मुझे मोटिवेशन देने वाली चीज़ें लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये काम। इसलिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कि लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार आपको लाइक करने के लिए क्यों बोलती हूँ। उसका कारण है कि YouTube पे मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए वीडियोस पे लाइक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो 2000 व्यूज़ तक जाने के बाद भी कभी भी मुझे 500 तक लाइक्स नहीं मिल पाते हैं। इससे मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुकी हुई है। आप कंपैरिजन करोगे तो मेरे पास ना ही सब्सक्राइबर हैं, ना ही बहुत ज़्यादा व्यूअर हैं, क्योंकि यूट्यूब मेरी वीडियोस को उस टॉप सर्च में दिखाता नहीं है। यानी अगर आप जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वांगशन फैन फिक्शन या शांगवान फैन फिक्शन करके सर्च करेंगे तो यूट्यूब उन वीडियोस को टॉप पे दिखाता है जिन पे ज़्यादा लाइक्स हों। और अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो मैं कभी रिसर्च वाले वहाँ पे कभी मैं शो ही नहीं हो पाऊंगी। आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो ना करे तो आप लाइक बिल्कुल मत करना, और अगर आप चाहते हैं कि ग्रो करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बहुत हो गया। लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरह से मैडम यू ने विंग को वॉर की तैयारी के लिए ईलिंग भेज दिया था। अब आगे वांग जी आज काफ़ी दिन बाद अपनी प्रॉपर चैन भरी नींद लेने के बाद जब उठता है तो देखता है उसके शयनगार उसके बेड पर नहीं है, जिसके कारण उसे अचानक से थोड़ा अजीब लगता है। पर क्यों उसे अजीब क्यों लग रहा है? वांग जी यही सोच रहा है। उसे अजीब बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, आज बल्कि खुश होना चाहिए कि उसके शेमलेस गगा यहाँ से चले गए। वो यही सोच के थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर उठता है। जल्दी से अब फ्रेश होता है, अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है और अपने उन पुराने कपड़ों में से एक और हानफू पहनता है। हर बार की तरह इस बार के भी हानफू उसके बिल्कुल सिंपल से हैं और ब्लू कलर के हैं। वो उन्हीं हानफू को पहन के बाहर आता है और सबको ग्रीट करता है। 1 by 1 उस सबसे मिलता है। यानली, जेंचा और जैन फैमिया तीनों वांग जी से मिलके बहुत खुश होते हैं। वही मैडम यू उस पर कोई रिएक्शन ना देके अपने ब्रेकफास्ट को करके उठ के चली जाती हैं। पर यानली और जेंचा वांग जी के साथ काफ़ी टाइम तक रहते हैं, उसके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसे पूरा का पूरा लोटस पेयर घुमाते हैं, यानी उनका महल। वैसे तो ये बहुत बड़ा महल है, चारों तरफ लेक्स हैं, बीच में बना हुआ ये महल है। सुंदर सी लोटस फ्लावर्स चारों तरफ खिलते रहते हैं और उतना बहुत अच्छे से मेंटेन भी हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से मेड और लोग नहीं हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने हैं। कहीं ना कहीं वह ये जगह बहुत अच्छे से मैनेज हुई हुई है। ये चीज़ वांग जी को महसूस होती है। उसे कहीं ना कहीं इस लोटस पेड़ को देख के अपने क्लाउड ड्रेसेस की भी बहुत याद आती है। उसका क्लाउड ड्रेसेस, उसका गोसू इतना ही अच्छे से मेंटेन था। उसके फादर और मदर ने उसे भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वो माउंटेन के बीच में बना हुआ क्लाउड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं थी, लेकिन क्वार्टर के बीच में, ब्यूटीफुल झरनों के बीच में, और जब वह बर्फ़ पड़ती थी तो सफ़ेद चादर के अंदर ढका हुआ वो गुसु वांग जी को हमेशा याद आता है। आज उसे वो याद ही आ रहा था। तब यानली बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, क्या हुआ आजान, गुसु की याद आ रही है? अचानक से यानली ने जैसे वांग जी के मन की बात समझ ली। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से यानली की तरफ देख रहे हैं। अब यानली बड़े प्यार से वांग जी के सर पे दोबारा से हाथ फिराते हुए बोलती है, हमें भी गुसु की बहुत याद आती है। हमें पता है आजान, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल रही होंगी। गुसु से दूर होना, गुसु को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना, अपने माँ बाप से दूर होना, तुमने बहुत कुछ सहा है। और मैं और आचिन और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा तो आनिंग तुम्हें बहुत याद करता था। तुम्हें पता है विंग हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता था। तुम्हारे और तुम्हारे गगा के लिए वो कितना परेशान था। कई साल तक जब उसे मौका मिलता था गुसु के बारे में, अगर उसे कोई खबर मिल जाए तो वो उस खबर के पीछे तुम दोनों को ढूंढने पहुंच जाता था। जब तुम लोग उसे नहीं मिलते थे तो उसकी आंखों में वो दर्द मैंने देखा है। मैं जानती हूँ
तुम बचपन से ही हम लोगों से बहुत क्लोज थे। हम सब जब तुम्हारे से मिलने घुसू जाते थे, तुम चाहे हमारे साथ खेलो या ना खेलो, लेकिन हमेशा हमारे आसपास रहते थे। इसलिए तुम्हारे मरने की खबर और तुम्हारे ब्रदर के मरने की खबर पे विंग को विश्वास ही नहीं हुआ था। वो जानता था कि तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। इस बात पे वहाँ अचानक से वांग जी शॉकिंगली यानली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सचमुच सीजे, आपको हमारे मरने की खबर पे भरोसा नहीं हुआ था? हाँ, सच कहूँ तो मुझे और विंग को पूरा भरोसा था कि तुम दोनों ठीक हो, क्योंकि फादर तुरंत वहाँ पे यानी लैंडक्लैन पहुँचे थे और वहाँ पे उन्हें फादर को सिर्फ तुम्हारे मदर और फादर की ही डेड बॉडी मिली थी। ये बात फादर ने कभी किसी से शेयर नहीं की, लेकिन जब एक बार विंग ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, वो अपने आप को कमरे में बंद करके जैसे तुम दोनों के मरने के गम को मना रहा था। मेरे फादर को बहुत टेंशन हो गई थी और तब फादर ने मेरे और विंग के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। वो सबसे छुप के लैंडक्लैन गए थे जब लैंडक्लैन के ऊपर वैनक्लैन ने हमला करा हुआ था, जिसके साथ जिन क्लैन भी उसका साथ दे रहा था। ये दोनों क्लैन जब वैनक्लैन के लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, वह पूरे लैंडक्लैन को बर्बाद कर रहे थे, तब सबसे छुप के जियांग फैमिया वहाँ पहुँचे थे तुम्हें और तुम्हारे मतलब ब्रदर को ढूंढने। उस समय जियान फैमिया ने तुम्हारे मदर और फादर की डेथ होते हुए भी देखा था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि तुम और तुम्हारा ब्रदर उन लोगों को नहीं मिला। फादर ने सब जगह छान लिया था, लेकिन तुम दोनों वहाँ नहीं थे, जिससे वो श्योर हो गए कि वैन और जिन को भी तुम नहीं मिल पाए, कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो और सबसे छुपे हुए हो। ये बात जैन फैमिया ने यानी बता रही है कि फादर ने विंग और मुझे बताई थी, जिस बात पे वांग जी शॉकिंगली अब यानली की तरफ देखता है और बोलता है, यानी आप लोग जानते थे? हाँ, सिर्फ मैं और विंग, हम दोनों ही जानते थे और हम दोनों तुम्हें कई टाइम से ढूंढ रहे थे। मैं तो इस महल से बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन विंग को जब भी कहीं भी बाहर जाने का मौका मिलता था तो सबसे पहले वो तुम दोनों के बारे में ही पता करने की कोशिश करता था। कई साल बाद तुम्हारे ब्रदर यानी लाइन शिचैन के बारे में हमें पता चला था, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तुम दोनों के साथ क्या कुछ हुआ है मैं और विंग जानते हैं। इस बात पे वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी शर्म आ रही है, एक अजीब सी अपने अंदर ही बेचैनी हो रही है, ये सोच के कि क्या शियानगा सब कुछ जानते हैं। क्या शियानगा जानते थे कि उसके ब्रदर किस तरीके से अपनी बॉडी को सेल करते थे? क्या शियानगा ये भी जानते थे कि वांग जी के साथ भी यही होने वाला था? विंग तो वैसे भी ये जानता होगा ना, वांग जी ये बात जानता है। हाँ, क्योंकि वांग जी को विंग ही तो वहाँ से खरीद के लाया, लेकिन अचानक से विंग एक शेमलेस स्ट्रेंजर से उसका बचपन का पुराना उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड उसका शियानगा है, ये जानकर विंग को वांग जी को पहले ही झटका लगा था। अब उसके शियानगा उसके इस बारे में सब जानते हैं। ये जान के वांग जी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उसे इतना अजीब लग रहा है? ये तो वही पर्सन है ना जो उसे खरीद कर लाया, तो ऑब्वियसली उसके बारे में जानता होगा, पर फिर भी ये बेचैनी, ये घबराहट क्यों? वांग जी अपनी ही सोच में था और यानी बड़े प्यार से फिर से वांग अपनी आवाज़ से आजान करके जब वांग जी को बुलाती है तो वांग जी तुरंत उसकी तरफ देखता है। अब यानी के आंखों में कोई वांग जी को लेके एक अलग नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ममता और प्यार है। और वो उसी प्यार से दोबारा से वांग जी के सर पे जैसे एक मदरली टच होता है, हाथ फिराते हुए दोबारा से बोलती है, तुम बिल्कुल भी उन बातों को मत सोचो, उन सारी चीज़ों से अब बाहर आओ। तुम एक लैंडक्लैन के हायर थे, तुम लैंडक्लैन के फैमिली मेंबर हो, एक लौते लैंडक्लैन मेंबर हो। ये सोचो और तुम्हारे क्लैन को पहले वाली तरह बनाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए ये सोचो। मैं जानती हूँ आयजान, ये सब कुछ तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा अपने लिए, अपने क्लैन के लिए। मैं जानती हूँ कि फादर ने तुमसे एक वादा किया है तुम्हें कुछ सिखाने के बारे में, अब हमें उसी के बारे में सोचना है। चलो, यानली भी इस चीज़ को जानती थी, यानली को भी ये बात पता है। वांग जी को थोड़ा शौक लगता है, लेकिन ये यानली को सुबह आज जैन फैमिया ने ही बताया था। जैन फैमिया जिस तरह से अब वांग जी को ट्रेन करना चाहते हैं उसमें वो अकेले नहीं कर सकते, उन्हें किसी का साथ चाहिए था। लेकिन सुबह मैडम यू ने विंग को यहाँ से भेज दिया, इसलिए ना चाहते हुए भी जैन फैमिया को यानली की ही मदद लेनी पड़ी। अब यानली और वांग जी जैन फैमिया के पास पहुँचते हैं, उस एक ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ जैन फैमिया बड़े शांति से खड़े हैं। जैसे ही वो इन दोनों के आने की आवाज़ सुनते हैं
तो वो अपना ये फेस यानली और वांग जी की तरफ देखते हैं। ये दोनों उनके सामने खड़े हैं। इन दोनों को देख के जैन फेमिया अपने चेहरे पे एक स्माइल लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम दोनों मॉर्निंग में आ गए। मैं जानता हूँ वांग जी, तुम कल्टीवेशन सीखना चाहते थे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है, पर बारी है अब तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल को इम्प्रूव करने की, उस गोल्डन कोर को इम्प्रूव करने की। मैं तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाऊंगा, लेकिन इस बारे में अभी मैं नहीं तुम्हें बता सकता। धीरे धीरे जब तुम्हारी गोल्डन कोर स्ट्रांग होगी तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, सिर्फ तुम्हारा अंकल नहीं बल्कि तुम्हारा एक ऐसा टीचर जो तुम्हारे साथ सख्त भी होगा लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए। जैन फेमिया वांग जी को आज एज अ टीचर जैसे फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट से मिलते हैं, क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, किस तरह से उन्होंने वांग जी के लिए सोचा हुआ है, वो बातें बता रहे हैं, जिससे वांग जी को एक अंदर बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होती है। वो तो हमेशा से कल्टीवेशन सीखना चाहता था, वो तो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना चाहता था। वो उसकी तो आइडल है, उसका हीलिंग पेट्रियार्क, उसके जैसे वो उसके साथ स्ट्रांगली खड़े होकर अपने क्लैन के लिए वैन रोहान से और वैंस क्लैन से लड़ना चाहता था। तो वांग जी की तो जैसे एक तरीके से दिल की इच्छा पूरी हो रही है, तो वो तुरंत एक 90 डिग्री वो करके जैन फेमिया की तरफ देखता है और बोलता है, आज से आप मेरे टीचर हैं और मैं आपका स्टूडेंट। आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका एक ऐसा शिष्य जो आपके हर फैसले को सुनेगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आज से मैंने अपनी ज़िंदगी आपके हवाले कर दी है। आप जैसा चाहे मुझे मोल्ड कर सकते हैं, जैसा चाहे आप मुझे डाल सकते हैं। मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा। एक शिष्य होने के नाते अपने गुरु की हर बात मानूंगा। वांग जी एक प्रॉपर, जैसे लैन क्लैन वाले पहली बार एक गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से ये बातें बोल रहे हैं। ये लैन क्लैन की ही वो बातें हैं जो बचपन से वो सुनते आए हैं। इन बातों को सुन के अचानक से जैन फेमिया की आंखें नम हो जाती हैं। आज तक ये रिस्पेक्ट उन्हें किसी को ने ऐसे कि वो उनकी लाइफ के हर डिसीजन लेंगे, उनकी लाइफ को कैसे मोल्ड करना है या कैसे फैसले लेने हैं वो कर सकते हैं। ये चीज़ उनके बच्चों के साथ भी उन्हें नहीं मिली, पर वांग जी उन्हें ये चीज़ खुद आगे से आके कह रहा है। ये सुन के जैन फेमिया को मन में बहुत खुशी होती है। उनकी वाइफ हमेशा हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती है, उनके और उनके बच्चों के बीच में भी अपनी उंगली करने से या नाक घुसाने से बाज नहीं आती। लेकिन वांग जी का केस अलग है। वांग जी से उसकी लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो वांग जी कोई यूजफुल चीज़ नहीं है। उसके लिए तो हर आदमी की एक वैल्यू होती है, कितना मतलब है उस आदमी से, उस हिसाब से रिश्ता रखा जाता है। वांग जी से उसे कोई मतलब ही नहीं, तो उसकी लाइफ में क्या होता है उससे कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन जैन फेमिया वांग जी की इंपॉर्टेंस जानते हैं। वो जैन फेमिया है जो वांग जी को अब सही राह पे लाना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी के सही गोल उसके लिए सेट करना चाहते हैं। इसलिए वो तुरंत वांग जी को आगे आके सीधे खड़े हो जाओ का ऑर्डर देते हैं, जिससे वांग जी सीधा खड़ा हो जाता है। अब वो इशारे में यानली को कुछ चीज़ लाने के लिए देते हैं। यानली अब अपने साथ एक ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की तलवार लेकर आती है। इस तलवार को देख के वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये तलवार लैन क्लैन की है। वांग जी ने इसे कई बार लैन क्लैन के एंचेस्टर हॉल में देखा था, उसे अच्छे से याद है। ये लैन क्लैन की स्थापना करने वाली लैनी की तलवार है, लेकिन ये यांग्स के पास कैसे आई? वांग जी ये बात सोच ही रहा था। तब जैन फेमिया उसकी सोच को समझते हुए तुरंत बोलते हैं, ये तुम्हारे ही क्लैन की तलवार है। जब मैं लैन क्लैन गया था तो मैंने इसे एंचेस्टर हॉल से उठा लिया था, क्योंकि मैं इस तलवार की वैल्यू जानता था। इस तलवार को एक लैन हायर या लैन क्लैन का रॉयल ब्लड ही खोल सकता है जाता है। ये तलवार खुद अपने मालिक को चूज करती है। मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, क्या पता तुम ही इसके रियल ओनर बन जाओ। ट्राई करो इसे खोलने की। वांग जी अब अपने हाथों में उस तलवार को लेता है और अपने हाथ तुरंत उस तलवार के हैंडल ये को पकड़ के उसे बाहर निकाल देता है, जिससे जैन फेमिया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। यानली के चेहरे पर भी जैन फेमिया मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं सही था, ये तुम्हारी ही तलवार है। वैसे तो ये लैनी की तलवार थी, तब इसका कुछ और नाम था, लेकिन हर इंसान अपनी तलवार का खुद नाम रखता है। जैसे हमारे विंग ने रखा है अपनी तलवार का नाम सेबियन,
जिस बात पे याली को अचानक से हंसी आ जाती है, क्योंकि उस जब विंग ने अपनी तलवार का नाम रखा था तब भी सब लोगों को ऐसे ही अचानक से शौक लगा था। लेकिन वांग जी को ये मौका देते हुए आप जैन फैमिया बोल रहे हैं, जिससे जैन फैमिया की बात पे वांग जी उस तलवार को देखता है और बोलता है बीचैन, जिससे वांग याली और जैन फैमिया के चेहरे पे हंसी आ जाती है। आप याली खुशी से बोलती है बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने आजान। हाँ, मेरी तलवार का नाम बीचैन होगा। और ये बात बोलने के बाद वांग जी अब अपनी उस तलवार को गौर से देखने लगता है। वाइट कलर की, प्योर वाइट कलर की ये तलवार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है वांग जी के हाथों में। अब जैन फैमिया अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल स्टार्टिंग से वांग जी को क्या तलवारबाजी होती है, कैसे तलवार को हैंडल किया जाता है, कैसे म्यान से तुरंत निकाला जाता है, किस तरीके से तलवार को शुरुआत में एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैन फैमिया वांग जी को बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं। पर वांग जी कोई बच्चा नहीं है, बल्कि एक अच्छा खासा 19 साल का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखने वाला इंसान है। इसलिए उसे कुछ समय ही लगती है यहाँ सब चीज़ें सीखने में। पिछले एक हफ्ते से रोज मॉर्निंग में वांग जी सबसे पहले तैयार होके अपनी इस बीचैन के साथ अब उस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाता है, जहाँ जैन फैमिया उसे इसी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो सुबह से दोपहर तक वांग जी को ट्रेनिंग देते हैं। फिर दोपहर में लंच करने के बाद वो उसे गोल्डन कोर कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं उसके लिए मेडिटेशन कुछ बुक्स पढ़ाते हैं। ये बुक लैंड क्लैन की तरह बहुत नॉलेजेबल बुक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जैन फैमिया के पास जितनी नॉलेज थी, जितने आसपास से वो बुक्स नॉलेज की बुक इकट्ठी कर सकते थे, ये सारी वो ही किताबें हैं जो एक एक करके वांग जी इन किताबों को पढ़ते हुए चीज़ें समझ रहा है। कल्टीवेशन की इंपॉर्टेंस समझ रहा है, तालिस्मान यूज़ करना समझ रहा है, किस तरीके से गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग की जाती है, ये सब जान रहा है। कहीं ना कहीं अब उसका फेवरेट हॉबी बन गया है इस तरीके से बैठ के मेडिटेशन करना। वो घंटों तक अपनी गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करता है, जिससे उसके सोल में भी और दिमाग में भी काफ़ी शांति महसूस होती है। उसका दिमाग जिसमें आज तक सिर्फ पेन, नफरत, गुस्सा और वो दर्द चीखें थी, आज कहीं ना कहीं उन चीज़ों को से हल्का हल्का बाहर आ रहा है। वांग जी एक हफ्ते से लगातार ट्रेनिंग करते हुए वांग जी को देख के आखिरकार याली आज वांग जी को लेकर मार्केट जाने का डिसाइड करती है। वो जानती है वांग जी हमेशा अगर ट्रेनिंग में लगा रहेगा तो वो टाइम इंजॉय भी नहीं कर पाएगा, जो टाइम उसका बचपन का चला गया है। वो आज मार्केट कुछ काम से जा रही थी, जहाँ पे वो आचिन को अपने साथ ना लेकर बल्कि आजान को अपने साथ लेके जा रही है, यानी हमारे डांग वांग जी को। वांग जी बड़े शौक से याली के साथ जाता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें को जैसे विंग मना नहीं कर पाता तो वो भी मना नहीं कर पाता। दोनों मार्केट में घूम रहे हैं, जहाँ याली खुशी और एक्साइटमेंट में बार बार वांग जी को कुछ लेना है उसके लिए पूछ रही है। हर स्टॉल पे या हर जो भी एक शॉप है उस पर जाकर वांग जी के लिए कुछ कुछ पसंद करने की कर रही है, लेकिन वांग जी उनमें से कुछ नहीं लेता। वो अभी ये सब नहीं करना चाहता। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जियांग फैमिया और जियांग क्लैन का कि वो उसे बाहर रहने दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, तो उनसे वो और कुछ खरीदना या लेना नहीं चाहता। इसलिए वो बहाना कर देता है, नहीं उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। याली भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही, ये सोच के शायद उसे लेना नहीं है या उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वांग जी इसी तरह मार्केट में घूम रहा है, इधर उधर चीज़ें देख रहा है। याली के साथ कुछ मेट्स भी हैं, जिनके साथ याली कुछ फीमेल हंट फूड चेक करने लगती है, जिससे वांग जी बाहर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तभी वो लोगों की बातें सुनता है, जो लोग इलिंग पेट्रार्क की तारीफ कर रहे हैं। खबर चारों तरफ फैली हुई है कि इलिंग पेट्रार्क ने अब एक मो विलेज को भी अपने अंडर ले लिया है। ये मो विलेज वैन क्लैन से बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान था। हमेशा मो क्लैन के लोगों को वैन क्लैन बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। वहीं मो क्लैन का जो लीडर था यानी मास्टर मो, वो भी वैन क्लैन से बहुत परेशान था। वो भी अपने क्लैन और अपने सेक्ट के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वो क्या करे, वो इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि अब उसकी मदद इलिंग पेट्रार्क ने की है। इलिंग पेट्रार्क ने मो क्लैन की हेल्प करके
उसे वैन क्लैन से फ्री कर दिया है। और अब मो क्लैन भी, जैसे ईलिंग पहले मदद कर रहा था ईलिंग पेट्रियार्क की, अब वैसे सुना जा रहा है कि मास्टर मो भी अब ईलिंग पेट्रियार्क की बहुत मदद कर रहे हैं। वो ईलिंग पेट्रियार्क को शायद अब अपने क्लैन के लोगों को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे एक तरह से ह्यूमन है एक तरह रिसोर्स दे रहे हैं, जिस चीज़ से शायद ईलिंग पेट्रियार्क की आर्मी और स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद वांग जी को बहुत खुशी होती है। वांग जी को ये ईलिंग पेट्रियार्क पहले से ही बहुत पसंद था, पर अब जब वो सुनता है कि कैसे ईलिंग पेट्रियार्क वैन क्लैन से लोगों को फ्री करवा रहा है, कैसे वैन क्लैन के अगेंस्ट अपनी आर्मी बना रहा है, उस चीज़ से वांग जी काफ़ी खुश होता है। और वो पास में एक शॉप जहाँ पे उसे किसी को लेटर भेजने के लिए, पत्र भेजने के लिए जो सामान चाहिए, एक पेन, कुछ पेपर्स, वो ले लेता है। उसे लिखना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए लिखना पढ़ना, तो इस बारे वो ले लेता है, क्योंकि आज वो ईलिंग पेट्रियार्क के लिए कुछ लेटर लिखना चाहता है। लेकिन उसके दिमाग में एकदम से एक बात आती है कि वो लेटर कहाँ भेजेगा, इसलिए वो जिस शॉप कीपर से वो बुक्स मतलब एक होता है पेपर और लेटर लेता है, उससे पूछ ही लेता है क्या वो जानता है कि ईलिंग पेट्रियार्क को लोग यहाँ से लेटर भेजते हैं। जिस बात पे वो शॉपकीपर जो वांग जी की ड्यूटी में पूरा मेमोराइज था, जो पूरी तरह से जब से वांग जी इस शॉप पे आया है बस उसे घूरने में लगा हुआ था, वो कैसे इस क्यूट से इतने खूबसूरत इंसान को मना कर सकता है। वो शायद आज से पहले तो कभी किसी ईलिंग पेट्रियार्क के लिए किसी ने लेटर नहीं भेजे होंगे, बट वांग जी के सामने ऐसे जताता है जैसे वो ईलिंग पेट्रियार्क को बहुत सारे लेटर भेजता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके थ्रू ईलिंग पेट्रियार्क को लेटर भेजते हैं। वो यही सोच के कि वो वांग जी को इम्प्रेस कर देगा, वो उस बात पे अग्री हो जाता है। अब और मन में सोचता है कि पता तो वो लगा ही लेगा ईलिंग पेट्रियार्क को कैसे लेटर पहुंचाने हैं उस चीज़ का, इसलिए वो स्माइल करते हुए अग्री कर देता है, जिससे वांग जी को मन में बहुत खुशी होती है। वांग जी वहाँ से बाहर निकल के अब याली के साथ वापस क्लैन आ जाता है। आज वांग जी ईलिंग पेट्रियार्क को अपना पहला लेटर लिखता है। इससे पहले भी उसने कई बार लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन कहते हैं ना वो वहाँ था, वो कैसे करता, उसके अंकल को पता चल जाता, इसलिए आज वो पहली बार लिख रहा है ईलिंग पेट्रियार्क को लेटर। वो उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं लिख पाता, हमारे वांग जी ज़्यादा बोलते कहाँ हैं तो क्या ही एक्सप्रेस करेंगे, बस मुश्किल से 5-6 लाइनें लिखता है। बस यही लिखता है कि वो ईलिंग पेट्रियार्क की मदद करना चाहता है। वैन क्लैन के अगेंस्ट जो ईलिंग पेट्रियार्क वॉक कर रहा है वो उसमें उसका साथ देना चाहता है। वो भी एक कल्टीवेशन सीख रहा है और एक कल्टीवेटर बनके वो भी उसकी आर्मी में उसके साथ वैन क्लैन के अगेंस्ट लड़ना चाहता है। बस इतनी ही बात वांग जी ने ईलिंग पेट्रियार्क के लिए लिखी है मन में, चाहे वो ईलिंग पेट्रियार्क को कितना पसंद करता है, कितना एडमायर करता है, लेकिन लेटर में तो उसने सिर्फ उसकी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, एक उसके साथ वैन्स के अगेंस्ट लड़ना चाहता है, बस यही लिखा है। वो इस लेटर को लिख के तुरंत उस कुछ नए होता है गार्ड मेड उनके थ्रू उस शॉप पे इस लेटर को भेज देता है, यही कह के कि ये ईलिंग पेट्रियार्क तक पहुंचा दे। वो शॉपकीपर जो भी उसे पैसे चाहिए बता दे, वो यही सोच रहा है। कुछ पैसे उसे याली ने दिए हैं और थोड़े जैन फेमिया ने, ताकि वो ये ना सोचे कि उसके पास पैसे नहीं हैं। बट वो लोग ये नहीं सोच सकते थे कि वांग जी अपनी लाइफ में पहली बार अब उनका कुछ पैसे या ये कह दीजिए खर्चा कर रहा है ईलिंग पेट्रियार्क को लेटर भेजने में। वांग जी आज बहुत ज़्यादा खुश है, यही सोच के कि कुछ दिन में उसका लेटर ईलिंग पेट्रियार्क को मिल जाएगा और उसका क्या संदेश आएगा वो यही सोच में है। वांग जी अब दोबारा से अगले दिन से अपनी कल्टीवेशन स्किल में लग जाता है। मैडम यू का ध्यान इस समय सिर्फ विंग पर है, जहाँ से उसे खबरें मिल रही हैं। जैसा बाकी खबर आई कि मास्टर मो भी उनकी टीम में जुड़ गए हैं, मतलब मैडम यू को बहुत खुशी होती है। वो यही तो चाहती है, वो धीरे 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 सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बड़े या छोटे क्लैंस को विंग के साथ यानी ईलिंग पेट्रियार्क के साथ जोड़ देना चाहती है और बाद में इन्हीं क्लैन पे वो रूल करेगी। वो यही सोच रही है। उसकी लिस्ट में आज एक तरह से मो विलेज और शू क्लैन भी जुड़ चुके हैं। हाँ, शू क्लैन का लीडर बाकी लोगों की तरह खुलकर तो साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो भी इस मतलब ईलिंग पेट्रियार्क के साथ जुड़ गया है। वांग जी विंग ने ये खबर पहुंचाई है, जिससे खुश होकर मैडम यू ने विंग को यहाँ वापस आने के लिए बोल दिया है। कुछ टाइम वो फिर शांत रहेंगे, धीरे धीरे वो लोगों को जोड़ेंगे और फिर एक साथ बहुत बड़ी वॉर करेंगे। वो यही प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं जहाँ एक तरफ विंग अब वापस आ रहा है,
वही वांग जी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है इरिंग पिटाक के लेटर का वापस खबर आने के लिए, या उसके लेटर का कुछ जवाब वापस मिलने के लिए। पिछले 5 दिन से वो रोज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले गार्ड या उसको वो उस शॉप पे भेज देता है, यही सोच के कि क्या पता कोई खबर आए। पर गार्ड वापस आके उसे यही बताता है कि शॉपकीपर ने बोला है कि अभी कोई खबर नहीं आई है। कहीं ना कहीं वांग जी अब रोज इतनी एक्साइटमेंट में एक लेटर का वेट कर रहा है। ये देख के जैन फेमिया और यानली कुछ समझ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो खुश है कि वांग जी के चेहरे पे अब पहले वाले दिन की तरह दर्द दुख नहीं बल्कि एक्साइटमेंट, कुछ नया सीखने की खुशी है, जिससे वो काफ़ी खुश है। उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे वांग जी का ध्यान वो इन चीज़ों में लगा देंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। वहीं वांग जी आज हर बार की तरह वापस उस गेट पे खड़ा हुआ है, उस गार्ड का वेट कर रहा है। वहीं उसकी नज़र जब किसी और को गेट के अंदर एंट्री करते हुए देखती है, ये वी वुशियान है। वी वुशियान काफ़ी समय बाद वो यहाँ अपने क्लैन वापस आ रहा था। जब वो गेट पे इस तरह वांग जी को खड़े हुए उस इंतज़ार करते हुए देखता है तो उसे मन में बहुत खुशी होती है। उसे मन में लगता है क्या लंजा उसका वेट कर रहा है। वो इसी खुशी और एक्साइटमेंट में हंसते हुए मुस्कुराते हुए दौड़ के वांग जी के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या बात है लंजा, तुम भी मुझे इतना मिस किया कि तुम गेट पे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हो। इस बात पे वांग जी गुस्से में से घूरते हुए मुंह फुला के थोड़ा सा साइड करते हुए बोलता है, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। अच्छा, अब झूठ भी बोलने लगे हैं लैंड क्लैन वाले। वैसे तुम अगर मेरा इंतजार नहीं करे तो यहाँ पे गेट पे खड़े होके क्या कर रहे हो? अब इस बात पे वांग जी विंग की तरफ रिएक्शन ना देते हुए सिर्फ इतना बोलता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब बोल के वो अंदर की तरफ चलने लगता है, जिससे विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे मुझे कैसे मतलब नहीं है? लंजा, तुम किसी का खड़े होकर इंतजार कर रहे हो और मुझे ना पता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसका इंतजार कर रहे थे बताओ मुझे। अचानक से जो पहले विंग थोड़ा खुशी और एक्साइटमेंट में था, अब उसकी आवाज़ में एक हल्की सी जेलसी है। उसे अच्छा नहीं लगा ये सुन के कि वांग जी उसका नहीं इंतजार कर रहा, पर फिर किसका कर रहा है? अभी कुछ ही समय तो हुए हैं उसे जियांग क्लैन में आए हुए, इतने ही टाइम में कौन वांग जी के इतना क्लोज हो गया जिसका खड़े होके वांग जी ऐसे दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। ये बात सोच के विंग को हल्की सी जेलसी होती है, इसलिए वो जेलसी में वांग जी से थोड़ी सी आवाज़ तेज करके कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना लंजा, मुझे जवाब दो। यहाँ क्यों खड़े थे तुम इस तरीके से? क्या कर रहे थे तुम दरवाजे पे खड़े होके? अब वांग जी अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट शो करते हुए उतने ही गुस्से में जवाब देते हैं, मैंने कहा ना आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब अचानक से इतने दिन बाद वापस आने के बाद वांग जी के इस रूड रिएक्शन से विंग को थोड़ा सा गुस्सा और हर्ट होता है, इसलिए वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे एक दीवार पे पिन कर देता है, जिससे वांग जी बड़ी बड़ी आंखों में से विंग की तरफ देख रहा है। अब विंग गुस्से में बिना मुझे जवाब दिए इग्नोर करके, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुमसे पूछा किसका इंतज़ार कर रहे हो? यहाँ रह रहे हो तो ये मत भूल जाना कि मैंने तुम्हें बाय किया है। हर मेरा तुम पे पूरा हक है। तुम क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? किसका इंतज़ार करो? मेरा जानने का हक है। और ये कहना कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये घर बोलना बंद करो। मुझे तुम्हारी हर चीज़ से मतलब है। बताओ मुझे। विंग अचानक से अपने बारे आप से बाहर हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि वो अब वांग जी को ये बात याद करवा रहा है कि उसने उसे खरीदा है, जिससे वांग जी जो कहीं उन चीज़ों को भूल के अब खुश हो रहा था, उसके चेहरे पे एक हल्का सा पेन वाला एक्सप्रेशन आ जाता है और अब वो उसी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैं एक लेटर का वेट कर रहा था और कुछ नहीं। और ये बोलने के बाद वो अपने आप को वांग जी से विंग से हल्का सा पुश करके दूर होके चला जाता है। वाई विंग जो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्से में था, जब उसने वांग जी की आंखों में वो पेन देखा, उसके चेहरे पे फिर से वो सैड वाला एक्सप्रेशन देखा, तो अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उसने वांग जी को ख़रीदा है, ये बात उसे याद नहीं दिलानी चाहिए थी। वो तो कितनी एक्साइटमेंट में लंजा और सबसे मिलने आया था, लेकिन अचानक से उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने उस प्यारे से लंजा को जिससे मिलने की उसे इतनी एक्साइटमेंट थी उसे ही हट कर दिया। ये सोच के वो अपने आप में थोड़ा गुस्सा होता है और वहाँ से सीधा मैडम यू के पास ही जाता है। अब वो आज मैडम यू को क्या हुआ इस बीच में, वो कैसे नीमिंजू से मिला, नीमिंजू और उसने मिलके कैसे मोह क्लैन की मदद करी, फिर शू क्लैन लीडर से मिले, वो सब कुछ बताता है, जिससे मैडम यू उसे खुशी से एक तरह से खुश होके सबके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है।
वहीं अब डिनर टेबल पे सब बैठे हैं। सब लोग विंग से इतने दिन मिलने के बाद बहुत खुश है। यानली, जनचा, जैन फेमिया सब काफ़ी खुश हैं। जब विंग यहाँ नहीं होता तो वो मतलब जनचा ही मैडम यू के साथ रह के विंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जो वो अब विंग को बता रहा है कि उसके पीछे उसने विंग का कैसे कैसे काम संभाला, क्या चीज़ें हुई। वहीं यानली स्माइल करते हुए विंग के लिए उसका फेवरेट लोटस रूट सूप बनाकर उसके सामने रखती है और बताती है कि उसे मैडम यू ने बता दिया था, तो आज उसके फेवरेट लोटस रूट सूप बनाया है। वहीं विंग का ध्यान आज अपनी फैमिली पे नहीं, पता नहीं क्यों सिर्फ वांग जी पे है, जो शांति से मुंह नीचे करके आराम से अपना खाना खा रहा है। जो बैठा तो सबके साथ है लेकिन किसी से भी वो बातें नहीं कर रहा, जैसे सब लोग आपस में डिनर टेबल पे बात कर रहे हैं, पर वांग जी शांति से अपना खाना खा रहा है। कि वांग जी की इस निम्न हुए मुँह के साथ उसे शांति से खाना खाते देख विंग को बहुत हर्ट होता है। वो मन में सोच रहा है कि जब वो रूम में जाएगा तो वो लंजा से सॉरी बोलेगा कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो यही सोच के अब रूम में पहुंचता है। यहाँ वो देखता है कि वांग जी बड़े आराम से लोटस पोजीशन में बेड के पास बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। कहीं ना कहीं जैन फेमिया से अकेले में मिलके वांग जी के बारे में जब विंग ने पूछा तो जैन फेमिया ने बताया कि किस तरीके से इन पिछले कुछ दिन से वांग जी अपनी कल्टीवेशन को के अंदर इन्वॉल्व है और बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहा है। उसकी गोल्डन कोर भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रही है। वहीं अब अचानक से वांग जी किसी की आवाज़ और को सुन मतलब एक होता है ना रूम में एंट्री की आवाज़ जो होती है, गेट खुलना, इन सबको सुन के अपनी आँखें खोल के देखता है तो सामने विंग को देख के वो फिर से अपनी आँखें बंद करके बैठ जाता है, जिससे विंग को ये चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। वो जानता है कि अब तो मेडिटेशन टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वांग जी को उससे बात नहीं करना है, इस मारे वो ऐसे बैठा हुआ है। तो ये देखकर विंग अब पहले उस रूम के डोर को बंद करता है और सामने बिल्कुल वांग जी के अगेंस्ट अपोजिट में लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और ऐसे ही वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो अब मेडिटेशन नहीं कर रहा है, बस आंख बंद करके शांति से बैठा हुआ था, वो जैसे वही अपने लोटस पोजीशन में बैठ के अपने फेस को अपने एक हाथ के सहारे रख के वांग जी को घूर रहा है। उस चीज़ से उसे थोड़ी इरिटेशन हुई। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो कल के पार्ट में देखेंगे कि विंग वांग जी को कैसे मनाएगा और कैसे वांग जी को पता चलेगा कि उसका हीलिंग पे ट्रैक उसी का शैन गया है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा।